तो लोड फ्लो में कल ये डिस्कस किया था 4 बस पावर सिस्टम, फर्स्ट बस, सेकंड बस, थर्ड बस एंड फोर्थ बस। हर बस पे कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे? 4 वेरिएबल्स एट ईच बस। नंबर ऑफ बसेस 1 2 3 एंड 4। नोन वेरिएबल्स कितने आए थे? एंड अननोन वेरिएबल्स। नॉन वेरिएबल फर्स्ट बस पे कौन कौन नोन था? ये जनरेटर बस है, सेकंड भी जनरेटर बस है। क्या मीनिंग बताया था जनरेटर बस का? जनरेटर बस मींस थर्ड और फोर्थ कौन से बस है? लोड बस। इन पे लोड लगा हुआ है, लोड कनेक्टेड है। जनरेटर बस पे नॉन वेरिएबल पी एंड बी, P1 एंड V1, अननोन वेरिएबल्स Q1 एंड डेल्टा 1। जनरेटर बस 2 पे नॉन वेरिएबल P2 एंड V2, अननोन वेरिएबल Q2 एंड डेल्टा 2। लोड बस P3 Q3 नॉन वेरिएबल से, यहां पर क्या था? V3 एंड डेल्टा 3। और ये था P4 Q4 नॉन वेरिएबल, V4 एंड डेल 4 अननोन वेरिएबल। ये लोड फ्लो मॉडल बन गया था इस 4 बस के पावर सिस्टम के लिए। फिर यहां बोला था कि इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं इस मॉडल की, क्या ये प्रैक्टिकली वैलिड है या नहीं। ये लोड फ्लो मॉडल प्रैक्टिकली वैलिड है या नहीं, इसकी वैलिडिटी चेक की थी। फिर अब वैलिडिटी चेक करते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम है, अभी भी इस मॉडल में प्रॉब्लम है। ये प्रैक्टिकली वैलिड है या नहीं। देखिए जब बात की जा रही है एक जनरेटिंग स्टेशन के लिए जहां जनरेटर कनेक्टेड है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये जनरेटर बस है। एक जनरेटिंग स्टेशन पर किन चीजों का मेजरमेंट होना जरूरी है? एक जनरेटिंग स्टेशन पर किन चीजों का मेजरमेंट होना जरूरी है? एक तो वोल्टेज का, इंसुलेशन के लिए वोल्टेज का मेजरमेंट होना जरूरी है। पता चला हमने फेज सेंसिटिव रिले तो लगा दिया है, यहाँ जनरेटिंग स्टेशन पे एक फेज सेंसिटिव रिले लगा दिया है जो कि फेज मेजर कर रहा है, वोल्टेज का फेज एंगल चेक करेगा। 2 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री जितना भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। फेज सेंसिटिव रिले लगाने से केवल फेज एंगल मेजर हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है जनरेटर बस पे वो अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अगर नहीं पता होगा, इससे प्रॉब्लम है। इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। जनरेटर कितने केवी का है, जनरेशन कितने केवी का किया जा रहा है, उसके हिसाब से इंसुलेशन जनरेटर के वाइंडिंग का। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज पता चला वो इंक्रीज होता जा रहा है और हम मेजर करने में लगे हुए हैं फेज सेंसिटिव रिले लगाकर, तो वो पता चला इंसुलेशन ही डैमेज हो जाएगा वाइंडिंग का। इसलिए एक तो मेजरमेंट किसका होना जरूरी होता है जनरेटर बस पे? वोल्टेज का। दूसरा इंफॉर्मेशन होनी जरूरी होती है पी की, पी मेगावाट, ये मस्ट है, इसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। वाई? जैसे कहीं भी लोड में वेरिएशन आता है, लोड चेंज होता है, लोड पावर में कहीं भी चेंज आता है, वेरिएशन आता है, तो पावर एडजस्टमेंट कहां किया जाता है? जनरेटर बस पे। पावर किसकी एडजस्ट होती है? जनरेटर बस की। कैसे? फ्यूल इनपुट और मैकेनिकल इनपुट जो होता है जनरेटर का, जो जनरेटर को चलाया जाता है टरबाइन से, उस टरबाइन का जो वाल्व होता है, जैसे स्टीम जनरेटर है तो स्टीम जनरेटर में इनपुट स्टीम फ्लो कराई जाएगी, स्टीम दी जाएगी, तो जो टरबाइन वाल्व होगा उसका वाल्व, उस वाल्व को ओपन करके क्लोज करके स्टीम को कंट्रोल करते हैं। इसको बोलते हैं फ्यूल इनपुट कंट्रोल करना। तो फ्यूल इनपुट को कंट्रोल करके इस पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। इस पावर को एडजस्ट किया जाता है। ये काम कैसे होता है? स्पीड गवर्नर करता है ये काम। स्पीड गवर्नर करेगा, कहीं भी सिस्टम में वेरिएशन आ रहा है स्पीड में या फ्रीक्वेंसी में, तो वो वेरिएशन आता है। जैसे लोड पावर चेंज हो रही है, लोड पावर चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आएगा, स्पीड वेरिएशन बनता है। तो उस समय फ्यूल इनपुट, मैकेनिकल इनपुट ऑफ जनरेटर, ये चेंज किया जाता है। तो इसलिए पी की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, इस पी का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है जनरेटिंग स्टेशन पे। इन दो चीजों का मेजरमेंट होना जरूरी है। तो इसलिए क्या करते हैं, वोल्ट मीटर एक लगाएंगे और एक वाट मीटर लगा देते हैं यहाँ जनरेटिंग स्टेशन पे, जिससे हमें ये वोल्टेज और पी की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है।
एक तो इन चीजों का मेजरमेंट होना जरूरी है। लेकिन अब देखिए ये मॉडल में अभी भी प्रॉब्लम है। इस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। Let us check the validity of this model practically. Suppose ये है 4 बस सिस्टम, जनरेटर बस, ये भी एक जनरेटर बस G2, लोड बस, लोड बस। ये 4 बस का सिस्टम है। सपोज ये लोड डिमांड है 40 मेगावाट की, यहां पर लोड डिमांड है सपोज 40 मेगावाट, ये लोड डिमांड है सपोज 50 मेगावाट। जनरेटिंग स्टेशन G2 की कैपेसिटी है 30 मेगावाट। इस जनरेटिंग स्टेशन G1 का कैपेसिटी क्या होगा? टोटल लोड डिमांड कितना है 90, ये 30, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी 60 मेगावाट। नॉट ओनली 60 मेगावाट प्लस लॉसेस, 60 मेगावाट प्लस लॉसेस। लाइन में जो लॉस होंगे वो लॉस भी तो जनरेटिंग स्टेशन से ही आएंगे। अब हो सकता है सारा लॉस इसी जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा हो, या हो सकता है हाफ लॉस यहां से आ रहे हो, हाफ लॉस यहां से आ रहे हो। 60 प्लस PL/2 भी हो सकता है, ये 30 प्लस PL/2 भी हो सकता है। लाइन में जो लॉसेस होंगे वो भी तो जनरेटिंग स्टेशन से ही आएंगे ना, सप्लाई साइड से ही आएंगे वो। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इस मॉडल में। अभी ये जो मॉडल है, सपोज ये पर्टिकुलर दो बसेस हैं, जैसे बस 1 एंड बस 2, इन दो बसेस के बिटवीन हम करंट निकालना चाहते हैं लाइन में कितना है। ये फर्स्ट बस और ये सेकंड बस, इसका वोल्टेज है V1, इस बस का वोल्टेज है V2, लाइन का इंपीडेंस है Z12। तो करंट इन द लाइन I और I12 इक्वल टू करंट इन द लाइन क्या होगा, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस Z12। वोल्टेज का मतलब AC वोल्टेज का मतलब नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल। सो V1 एट एन एंगल del1 माइनस V2 एट एन एंगल del2 अपॉन Z12। ऐसे ही निकालेंगे ना करंट, करंट लाइन में ऐसे ही निकालेंगे। लाइन में जब तक करंट नहीं आएगा तब तक हम ये पावर लॉस बता सकते हैं क्या, ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस PL। पावर लॉस PL इन द ट्रांसमिशन लाइन क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लॉस क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लॉस PL क्या लिखते हैं, I² इंटू RTL, ये होता है ट्रांसमिशन लॉस। तो ट्रांसमिशन लॉस लाइन में कब मिलेगा, जब I आ जाएगा। और I कब मिलेगा, जब ये V1 डेल्टा 1 V2 डेल्टा 2 की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे हम इस बस की बात कर रहे हैं, ये जनरेटर बस है, P एंड V का इंफॉर्मेशन है, यहाँ अननोन क्या था, यहाँ Q एंड डेल्टा 1। ये भी ये लोड बस है, लोड बस पे P एंड Q की इंफॉर्मेशन है, V2 एंड डेल्टा 2 की इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर अननोन है, यहाँ V2 एंड डेल्टा 2। ये V3 एंड डेल्टा 3 अननोन है। तो अगर सपोज इस लाइन में मुझे पावर लॉस बताना है कितना है, तो उसके लिए करंट चाहिए। करंट तो तब आएगा ना जब ये सारे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी हमारे पास, V1 डेल्टा 1 V2 डेल्टा 2। और चारों वेरिएबल, सभी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन कब होती है, जब लोड फ्लो एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, जब लोड फ्लो एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तो लोड फ्लो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। जैसे ये जनरेटर बस है फर्स्ट बस, और सेकंड बस सपोज ये है, तो इस बस पे V2 एंड डेल्टा 2 तो अननोन है, लोड बस पे ये V3 एंड डेल्टा 3 अननोन है यहाँ पर लोड बस पे, और यहाँ पर डेल्टा 1 अननोन है। तो ये अननोन वेरिएबल तो तब आएंगे ना जब लोड फ्लो हमारा स्टडी कंप्लीट हो जाए, लोड फ्लो एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक ये करंट नहीं आएगा जब तक ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और जब तक करंट नहीं आएगा तब तक पावर लॉस नहीं बता सकते। और जब तक पावर लॉस नहीं बता सकते तब तक हम ये बता सकते हैं क्या कि इस जनरेटिंग स्टेशन की टोटल पावर कितनी होगी। जब तक हमारे पास पावर लॉस PL का वैल्यू नहीं आएगा तब तक हम कम से कम एक बस की पावर P
बता सकते हैं कितनी है? नहीं बता सकते। कम से कम एक बस का पावर पी तो अननोन है। कौन सा? 60 प्लस पीएल। इसकी पावर तब आएगी जब पीएल पता चल जाएगा। कम से कम एक बस का पावर अननोन है। ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर सपोज ये ऐसे हो रहा होता, लॉस एडजस्टमेंट ऐसे हो 60 प्लस पीएल बाय 2, तो यहां भी आएगा हाफ लॉस प्लस पीएल बाय 2। अब इस बस की पावर भी अननोन है। जब तक पीएल नहीं आएगा तब तक हम इन बसेस का पावर नहीं बता सकते। तो कम से कम एक बस की पावर पी तो अननोन ही रहेगी। कब तक? जब तक लोड फ्लो एनालिसिस कंप्लीट ना हो जाए। अब हमने जो मॉडल बनाया है उसको देखो जरा। 4 बस का सिस्टम था ये। नॉन वेरिएबल में देखो जरा, चारों पावर पी नॉन वेरिएबल में आ रहे हैं, और जबकि ये वेरिएबल अभी अननोन है, मतलब लोड फ्लो अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, और सभी बस पे पावर पी नोन आ गए हैं। सभी बस पे पावर पी क्या आ चुके हैं? नोन हो चुके हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि लोड फ्लो जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और सारे पावर पी नॉन वेरिएबल में आ जाए? यहां से तो हमें क्या पता चल रहा है? जब तक पावर ट्रांसमिशन लॉस नहीं पता होगा, कम से कम एक बस का पावर पी अननोन होगा जब तक लोड फ्लो कंप्लीट नहीं होगा। अब यहां देखो इस मॉडल में ये अननोन वेरिएबल्स हैं, 2 4 6 8 वेरिएबल अननोन। लोड फ्लो अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, और सभी बस के पावर पी देखो नॉन वेरिएबल में लिखे हुए हैं। तो ये वैलिड है क्या प्रैक्टिकली? नहीं है ये तो वैलिड अभी, जबकि हमने सारे पावर पी नॉन वेरिएबल में लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये मॉडल अभी वैलिड नहीं है प्रैक्टिकली। इट नीड्स मॉडिफिकेशन। यहां पे कुछ चेंज होगा, अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये है कंडीशन, जब तक हमें ट्रांसमिशन लॉस नहीं पता होगा, कम से कम एक बस का पावर पी अननोन होता है। एटलीस्ट एक बस की पावर तो अननोन होगी ही, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब तक ट्रांसमिशन लॉस नहीं है, जब तक लोड फ्लो कंप्लीट नहीं है, हम सभी बसेस का पावर पी नहीं बता सकते। सारे बसेस का पावर पी नोन नहीं हो सकता। एटलीस्ट वन बस, कम से कम एक बस की पावर तो अननोन होगी, जबकि इसमें तो सभी नोन है। तो ये वैलिड नहीं है। राइट डाउन, लिखिए इसको। बिफोर कंप्लीटिंग लोड फ्लो एनालिसिस, before completing load flow analysis, before completing load flow analysis, transmission loss PL cannot be determined. Transmission loss PL cannot be determined. Transmission loss PL cannot be determined. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना आगे, before completing load flow analysis, before completing load flow analysis, before completing load flow analysis, PL is unknown. Transmission loss PL is unknown. Transmission loss PL is unknown. So at least one of the power P, at least one of the power P is unknown. So at least one of the power P is unknown. So at least one of the power P is unknown. At least one of the power P is unknown. देखो यहां से तो समझ में आ ही रहा है, इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। टोटल लोड डिमांड कितनी बन रही है? 40 प्लस 50 90 मेगावाट। लोड डिमांड है टोटल 90 मेगावाट, और जनरेटेड पावर टोटल कितनी बन रही है? ये है 30 मेगावाट, ये है 60 मेगावाट प्लस लॉस। इसका मतलब ये हुआ जो जनरेटेड पावर होता है वो कितना होता है? पावर जनरेटेड कितना होता है? जनरेटेड पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 60 प्लस 30 90 मेगावाट क्या है? लोड डिमांड। तो जनरेटेड पावर में लोड डिमांड तो है ही, साथ साथ और क्या है? ट्रांसमिशन लॉस। तो पावर जनरेटेड इज इक्वल टू क्या होता है? पावर डिमांड, पावर डिमांड, पावर डिमांड, उसमें से लॉस माइनस कर दो तो क्या बचेगा? जनरेटेड पावर। पावर डिमांड माइनस ट्रांसमिशन लॉस पीएल। टोटल जनरेटेड पावर, जैसे इस जनरेटिंग स्टेशन का जनरेटेड पावर है Pg1, इसका पावर है Pg2, ट्रांसमिशन लॉस है PL, लोड डिमांड है PD1 PD2, ये लोड डिमांड है। इसकी लोड डिमांड है PD1, डिमांड को लिख रहे हैं D से, PD1, ये PD2 डिमांड है। ये पावर जनरेटेड है Pg1, Pg1 है 60 मेगावाट, Pg2 है 30 मेगावाट, और ट्रांसमिशन लॉस है PL। तो देखो मैथमेटिकली इक्वेशन यहां से क्या बनेगा?
जनरेटेड पावर, टोटल पावर जनरेटेड Pg1 प्लस Pg2 इज इक्वल टू क्या होगा, पावर डिमांड PD1 प्लस PD2 माइनस लॉसेस PL। अब किसी भी कोई भी एक पावर अननोन रहेगा, ये बोला गया है, एटलीस्ट वन ऑफ द पावर P इज अननोन। तो अब कोई भी पावर अननोन हो सकता है, जैसे सपोज Pg1 निकाल रहे हैं हम इस इक्वेशन से, तो Pg1 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा मैथमेटिकली PD1 प्लस PD2 माइनस PL माइनस Pg2। अब Pg1 तब तक नहीं आएगा जब तक ये PL अननोन रहेगा। इस इक्वेशन में हम Pg1 निकाल सकते हैं क्या? अगर PL अननोन है तो ये वैल्यू निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते। तो Pg1 की वैल्यू तो तब आएगी जब PL मिल जाएगा। सिमिलरली सपोज यहां से हम PD1 निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां से मैं डिमांड भी लिख सकता हूं जनरेटेड पावर माइनस लॉस, जनरेटेड पावर माइनस लॉस। तो PD1 इज इक्वल टू Pg1 प्लस Pg2 माइनस PD2 प्लस PL ऐसे आ जाएगा। जब तक PL अननोन है तो कम से कम एक पावर तो अननोन रहेगी, वो कोई से भी हो सकती है पावर अननोन। लिखना इसको, द ट्रांसमिशन लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और ये ट्रांसमिशन लॉस तो तब तक नहीं आएगा जब तक ये सभी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। सारे वेरिएबल का इंफॉर्मेशन तब होता है जब लोड फ्लो एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। तो जब तक लोड फ्लो कंप्लीट नहीं है हम ट्रांसमिशन लॉस नहीं निकाल सकते। ट्रांसमिशन लॉस नहीं आएगा तो सभी बस पे पावर पी नोन नहीं हो सकता, कम से कम एक बस पे पावर पी क्या रहेगा, अननोन। लिखना, द ट्रांसमिशन लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, the transmission loss cannot be determined, transmission loss cannot be determined until load flow analysis is completed. Transmission loss cannot be determined until load flow analysis is completed, until load flow analysis is completed. So the power P cannot be determined. So the power P cannot be determined at all the buses. So the power P cannot be determined at all the buses. Power P cannot be determined at all the buses before completing the analysis. Before completing the analysis, at least one of the power P should be unknown. Before completing the analysis, at least one of the power P is unknown. One of the power P is unknown. अब वो अननोन पावर कोई सी भी हो सकती है, जनरेटर बस का, लोड बस का। प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन सा पावर पी अननोन होना चाहिए, कौन सा पावर पी अननोन होगा। क्योंकि देखिए जनरेटर बस, ये तो हमने अभी ऐसा पावर सिस्टम लिया है जिसमें दो जनरेटिंग एंड हैं, दो लोड हैं। पावर सिस्टम में जनरेटिंग एंड तो कई सारे हो सकते हैं। लार्ज पावर सिस्टम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बसेस। इनफाइनाइट नंबर बस का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट बस क्या बताता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है इनफाइनाइट बस का, large number of alternators are connected in parallel. 1000 generators connected in parallel, 2000 generators are connected in parallel like this. तो कई सारे हो सकते हैं जनरेटिंग स्टेशन भी, लोड भी कई सारे हो सकते हैं। तो कौन सा पावर प्रैक्टिकली अननोन होगा जनरली, लेट अस कंसीडर। सपोज ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जनरेटिंग एंड, ये लाइन और ये लगा हुआ है लोड। जैसे सपोज इस लोड का डिमांड है 2 मेगावाट, इस लोड की डिमांड क्या है 2 मेगावाट। 2 मेगावाट है तो पावर जनरेट कितना किया जाए, 2 मेगावाट नहीं करेंगे जनरेट। यहां लाइन में लॉस भी तो होगा, ट्रांसमिशन लॉस। लॉस अगर लाइन में आ रहा है तो वो एडजस्टमेंट कहां किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन पे। तो जनरेटिंग स्टेशन पे पावर कितना होगा जनरेट, टोटल 2 मेगावाट प्लस लॉसेस। लॉसेस भी तो यहीं पर एडजस्ट किए जाएंगे। एक तो तरीका ये है, या एक ऐसे बोला जाए, ये है कंडीशन कि लाइन में लॉसेस तो है पीएल, लाइन में लॉस है पीएल। अब ये बोला जा रहा है कि जनरेटिंग स्टेशन पे हम
जनरेट करेंगे केवल 2 मेगावाट पावर जनरेट किया जाएगा केवल 2 मेगावाट का। लॉस पीएल है, तो लोड पावर क्या होगी? 2 माइनस पीएल, 2 माइनस पीएल। अब लोड का डिमांड था 2 मेगावाट, जनरेशन फिक्स कर दिया कि 2 मेगावाट ही करेंगे। लाइन में लॉस हो रहा है पीएल, तो जो लॉस हो रहा है वो एडजस्टमेंट कहां हो रहा है? लोड पे। ऑब्वियसली इन दोनों में प्रैक्टिकली कौन सा केस पॉसिबल है? फर्स्ट वन, ये वाला। इस सेकंड वाले में तो इसका मीनिंग तो क्या है? इसका मीनिंग तो ये हो गया कि जनरेशन फिक्स कर दिया 2 मेगावाट का, लॉस हो रहे हैं लाइन में। अगर लॉस आ रहे हैं तो एडजस्टमेंट कहां किया जा रहा है? कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर एडजस्टमेंट कंज्यूमर कर रहा है। मतलब क्या हुआ इसका? अब जैसे लॉसेस कहीं लाइन में आ रहे हैं तो कंज्यूमर को बोला जा रहा है आप एडजस्टमेंट करो। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मैसेज कर रहा है, कंज्यूमर को कॉल कर रहा है कि अब लाइन में लॉस इतने हो गए, आप अपना लोड कम करो, बंद कर दो लोड। अब लॉस बढ़ गए, इतना लोड कम करो, लॉस कम हो गए, अब बढ़ा लो लोड को। ऐसा तो नहीं होता है। कंज्यूमर के पास टाइम टू टाइम मैसेज करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या कॉल करेगा कि लॉस हो रहे हैं, उसका एडजस्टमेंट आप करिए? ये तो नहीं होता प्रैक्टिकल केस। प्रैक्टिकली ये तो नहीं होगा। अगर सिस्टम में लॉस हो रहा है, ट्रांसमिशन लॉस आ रहा है लाइन में अगर, तो वो एडजस्टमेंट कहां किया जाता है? एट द जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन पर लॉस एडजस्टमेंट किया जाता है। इसका मतलब जो पावर पी अननोन आएगा तो वो किसका आएगा? जनरेटर बस पे आएगा। किसका आएगा? अननोन पावर, जनरेटर बस। पावर अननोन तब तक है जब तक पीएल अननोन है, पीएल अननोन तब तक है जब तक लोड फ्लो इनकम्प्लीट है। तो जो अननोन पावर होगी वो किसकी होगी? जनरेटर बस की होगी। तो हमने ये जो 4 बस का मॉडल लिया था, इस 4 बस के मॉडल में जनरेटर बस हमारे दो हैं, एक जनरेटर बस 1, एक जनरेटर बस 2। अब जनरेटर बस भी दो हैं, तो कौन से जनरेटर बस का पावर अननोन लिया जाएगा? प्रैक्टिकली क्या होता है ये तो पता चल गया कि अननोन पावर होगा वो वन ऑफ द जनरेटर बस का होगा। तो जनरेटर बस भी कई सारे हैं सिस्टम में, तो कौन से जनरेटर बस का होगा? प्रैक्टिकली क्या कंसीडर करते हैं? प्रैक्टिकली कंसीडर क्या किया जाता है? जैसे हमने दो जनरेटर बस लिए थे, एक का कैपेसिटी था 30 मेगावाट, एक का था 60 मेगावाट। तो हमने लॉस को कहां दिखाया था? जनरली 60 प्लस पीएल ऐसे दिखाया था। तो जनरली जो लॉस एडजस्टमेंट किया जाता है वो कहां किया जाता है? एट द लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन। जहां जो लार्जेस्ट कैपेसिटी वाला जनरेटिंग स्टेशन होगा वहां पर एडजस्टमेंट करेंगे। कहीं भी अगर लॉस कम ज्यादा हो रहा है सिस्टम में तो जनरली पावर एडजस्टमेंट कहां किया जाता है? एट द लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन। जिस जनरेटिंग स्टेशन की कैपेसिटी ज्यादा होती है वहां पर एडजस्टमेंट कराया जाएगा। यही होता है प्रैक्टिकली। तो अब P1 और P2 में हमने P1 को क्या लिया था? 60 मेगावाट पहले वाले जनरेटिंग पे, और दूसरे पे क्या लिया था? 30 मेगावाट। तो लार्जेस्ट वाला कौन सा है? पहला वाला। तो अगर अननोन पावर ली जाएगी तो वो किसकी ली जाएगी? लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन की। लिखना जरा ये सब, फिर देखते हैं। अब फिर से नई प्रॉब्लम हो जाएगी एक, देखिए लिखिए अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन लॉस PL, according to the transmission loss PL, the generator power is adjusted according to the transmission loss PL, the generator power is adjusted hence at one of the generator bus power P should be unknown. Hence at one of the generator bus power P should be unknown. At one of the generator bus power P should be unknown. Next line में लिखना आगे। In general power P is taken as unknown. In general power P is taken as unknown at the largest generating station. तो जनरली जो पावर पी अननोन लिया जाता है वो किस बस पे लिया जाता है? जनरेटर बस। और जनरेटर बस भी कई सारे हैं, तो कौन से जनरेटर बस पे जनरली लेते हैं? एट द लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन।
लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन पे पावर पी क्या लिया जाएगा? अननोन। अब देखो जरा, तो लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन कौन सा है? जनरेटर बस 1। तो इस बस पे पावर पी क्या रहेगा? अननोन। इसका मतलब ये P1 जो होगा वो नॉन वेरिएबल में नहीं, ये कहां चला जाएगा? अननोन वेरिएबल में। अब ये पावर पी अननोन है अभी हमारे पास, ये नोन नहीं है पावर, ये पावर नोन नहीं है, ये क्या हो गया? अननोन। एज वी नो इन द पावर सिस्टम, जैसे सिंपलेस्ट पावर सिस्टम, तो बस एक जनरेटर है, एक सेंडिंग एंड, एक रिसीविंग एंड। तो हमें पता है सेंडिंग एंड पे इक्वेशन होते हैं दो, एक पीएस का एक क्यूएस का। ऐसे ही रिसीविंग एंड पे इक्वेशन आती हैं दो, एक पीआर एंड क्यूआर का। हर बस पे पावर सिस्टम में कितने नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं? 2। ये 4 बस का पावर सिस्टम है। एक बस पे 2 इक्वेशन होते हैं, तो 4 बस पे कितने इक्वेशन होंगे? 8 इक्वेशन। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? 8। कल बताया था मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर n नंबर ऑफ इक्वेशन है, देयर शुड बी n नंबर ऑफ अननोन। एक्स वाई वेरिएबल के फॉर्म में हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो अननोन भी 2 ही होने चाहिए, एक्स एंड वाई, तभी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू तभी आ सकती है। अगर इक्वेशन 2 है, अननोन 3 है, तो हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे क्या? नहीं। नंबर ऑफ अननोन कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर। अगर n इक्वेशन है तो अननोन भी n। अब इक्वेशन हमारे पास इस 4 बस के पावर सिस्टम में टोटल इक्वेशन कितने अवेलेबल हैं? 8 इक्वेशन। हर बस पे 2 इक्वेशन होते हैं, एक p का इक्वेशन होता है, एक q का होता है। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 8 अवेलेबल हैं, तो अननोन भी कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, तभी हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे लोड फ्लो मॉडल में। अब लेकिन ये देखो जरा, ये P1 एक बस का पावर अननोन होने से टोटल अननोन वेरिएबल कितने हो गए? अननोन वेरिएबल तो 9 हो गए अब, जबकि नॉन वेरिएबल कितने बचे? 7। अब अनबैलेंस हो गई कंडीशन, अब कंडीशन अनबैलेंस हो गई। अननोन वेरिएबल देखो कितने हो गए? 9, 3 2 2 2, 9 अननोन और नॉन वेरिएबल केवल 7 है। अब तो इक्वेशन 8 है, अननोन 9 है, निकाल ही नहीं सकते सॉल्यूशन। ये तो कंडीशन अनबैलेंस हो रही है, क्या करें? किस बस पे अननोन हुआ है पी पावर? जनरेटर बस पे, लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन बस पे अननोन हो गई ये पावर पी। मतलब इस बस पे इंफॉर्मेशन लैक हो रही है। किसकी इंफॉर्मेशन लैक हो रही है? पावर पी की। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पावर पी, सो दिस बस इज सेड टू बी स्लैक बस। इसलिए इस बस को क्या बोलते हैं? स्लैक बस। स्लैक बस का मीनिंग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पावर पी। पावर पी की इंफॉर्मेशन लैक हो रही है, इंफॉर्मेशन की कमी हो गई। यहां किस इंफॉर्मेशन की कमी हो गई? पावर पी की। दिस बस इज सेड टू बी स्लैक बस। इस बस को बोलते हैं स्लैक बस। ये होता है स्लैक बस का कॉन्सेप्ट पावर सिस्टम में। स्लैक बस, स्लैक बस का मीनिंग क्या होगा? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पावर पी। ये कौन सी बस होगी स्लैक बस? वन ऑफ द जनरेटर बस। क्योंकि पावर पी अननोन किसका होता है? जनरेटर बस का। जनरेटर बस का पावर पी अननोन होता है, तो स्लैक बस भी जनरली कौन सा होगा पावर सिस्टम में? जनरेटर बस। जो जनरेटर बस होगा वही क्या होगा? स्लैक बस होगा पावर सिस्टम के लिए। लिखना इसको, स्लैक बस का मीनिंग क्या है? स्लैक बस मींस देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पावर पी। स्लैक बस मींस देयर इज lack of information, there is lack of information of power p, there is lack of the information of power p, there is lack of the information of power p, lack of information of power p। पावर p की इंफॉर्मेशन लैक हो रही है इस बस पे, इस बस को बोलते हैं स्लैक बस। इस बस को क्या बोला जाता है? स्लैक बस, क्योंकि इस बस पे पावर पी की इंफॉर्मेशन लैक हो रही है। नाउ वन मोर थिंग, याद कीजिए जैसे हम जब रिसीविंग एंड पे कंसीडर करते हैं वोल्टेज VR, तो इसको जनरली क्या मान लिया जाता है? रेफरेंस। और यहां पे क्या लिखते हैं? VS इज इक्वल टू मॉड ऑफ VS एट एन एंगल डेल्टा। इन द पावर सिस्टम जब हम एंगल कैलकुलेट करते हैं तो एटलीस्ट एक बस पे एंगल क्या लिया जाता है? रेफरेंस। किसी एक बस का एंगल क्या कंसीडर करते हैं? रेफरेंस। एंगल कंसीडर किया जाता है रेफरेंस, 0 डिग्री कंसीडर करते हैं।
किसी एक बस पे एंगल को 0 डिग्री लेकर चलते हैं। कहीं भी एंगल डिटरमाइन किया जाता है तो किसी एक बस का एंगल 0 डिग्री लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज जैसे ये है 3 बस का पावर सिस्टम। जैसे इस बस पे एंगल 0 डिग्री लिया हुआ है, इस बस का एंगल है -2 डिग्री, इस बस का एंगल है 5 डिग्री। ये है। तो जो रेफरेंस लिया जाता है एंगल, वो किसी भी बस पे ले सकते हैं। जैसे यहां देखो, इन दोनों बसेस के बीच में फेज डिफरेंस कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। इन दोनों बसेस के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 7 डिग्री का। इन दोनों बसेस के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 5 डिग्री का। जो फेज डिफरेंस जिन बसेस के बिटवीन है वो उतना ही मेंटेन होना चाहिए। लेने को हम रेफरेंस किसी भी बस को ले सकते हैं। जैसे अभी 0 डिग्री मैंने यहां लिया है, कोई जरूरी नहीं है आप इसको ले लीजिए 0 डिग्री, लेकिन फेज डिफरेंस जो होगा वो सेम ही रहना चाहिए। अगर मैंने इसको मान लिया रेफरेंस 0 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का था? 2 डिग्री का। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का बनना चाहिए? 7। मतलब ये एंगल होना चाहिए 7 डिग्री। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5 डिग्री का, सो दिस एंगल इज 2 डिग्री। इन दोनों के बीच में 2 डिग्री का, तो सेम आ जाएगा यानी फेज डिफरेंस। तो रेफरेंस मतलब किसी भी एक बस के एंगल को रेफरेंस मानना है, रेफरेंस कंसीडर करना है, और वो किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। वो हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं रेफरेंस एंगल। अब देखो हमारे पास ये 4 बस अवेलेबल हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 बसेस में ये एंगल आ रहा है, del 1 del 2 del 3 एंड del 4। तो किसी भी बस को मैं रेफरेंस कंसीडर कर सकता हूं, इसमें से कर सकता हूं किसी भी बस को रेफरेंस। कहीं भी हम रेफरेंस ले सकते हैं। अगर सपोज रेफरेंस कंसीडर करने का मतलब किसी भी एक बस के एंगल को 0 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। अगर डेल्टा 3 को मैंने 0 डिग्री मान लिया सपोज, इसका मतलब ये डेल्टा 3 वैल्यू स्पेसिफाइड हो गई, ये वैल्यू नोन हो गई कि ये 0 डिग्री है, तो ये डेल्टा 3 कहां चला जाएगा? नॉन वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये डेल्टा 3 यहां से हटके कहां आ गया? नॉन वेरिएबल में आ गया। इफ वी कंसीडर डेल्टा 3 इक्वल टू 0, डेल्टा 3 क्या हो जाएगा? नॉन वेरिएबल में आ जाएगा। ये वैल्यू नोन हो गई। तो अब देखो टोटल नॉन वेरिएबल तो 8 हो गए, और अननोन वेरिएबल भी कितने हैं? 8 हैं। अब कंडीशन तो ठीक है, बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम तो है। देखिए क्या प्रॉब्लम। हमें यह पता है कि हर बस पे इक्वेशन कितने होते हैं? 2। और एक बस पे टोटल वेरिएबल कितने होते हैं? 4 वेरिएबल, एक P, एक Q, एक V, एक डेल्टा। एक बस पे वेरिएबल होते हैं 4 और इक्वेशन होते हैं 2। तो 4 में से 2 वेरिएबल ही नोन होने चाहिए और 2 वेरिएबल ही अननोन होने चाहिए हर बस पर। हर बस पर 4 वेरिएबल ही नोन होने चाहिए और हर बस पर ही हर बस पर 4 में से 2 वेरिएबल नोन और 2 वेरिएबल अननोन होने चाहिए। अगर हमने डेल्टा 3 को ले लिया नॉन वेरिएबल, डेल्टा 3 को 0 डिग्री मान लिया, तो नॉन वेरिएबल इस बस पर 3 हो गए और अननोन वेरिएबल यहाँ एक ही बचा। यहाँ पर अननोन वेरिएबल 3 है, नॉन वेरिएबल एक ही है। कुछ अभी भी कंडीशन अजीब सी है। ये इक्वेशन 2 है तो अननोन भी 2 ही होने चाहिए हर बस पर। दैट्स व्हाई रेफरेंस जो लिया जाए वो डेल्टा 3 को ना लिया जाए। डेल्टा 3 को तो अननोन ही रहने दो। रेफरेंस जो लिया जाए वो किसको ले लिया जाए? डेल्टा 1 को। हम रेफरेंस एंगल किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वो जो रेफरेंस लेना है वो किसको ले लिया? डेल्टा 1 को ले लिया 0। ये नॉन वेरिएबल हो गया डेल्टा 1। अब ये नॉन वेरिएबल में आ गया डेल्टा 1। B1 नॉन वेरिएबल, तो इस बस पे अब अननोन हो गया P1 एंड Q1। और ये बस कौन सा था? फर्स्ट वाला जनरेटर बस ये कौन सा था? स्लैक बस। इसको हमने क्या बोला था? स्लैक बस, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ पावर P। इस बस पे इंफॉर्मेशन लैक हो गई थी पावर P की, इस बस को बोला था स्लैक बस। अब देखो स्लैक बस पर नॉन वेरिएबल क्या आ रहा है? V एंड डेल्टा क्या होता है? नॉन वेरिएबल स्लैक बस पे। P एंड Q क्या होता है? अननोन वेरिएबल। इस बस के एंगल को 0 डिग्री माना है, दैट्स व्हाई ये रेफरेंस एंगल लिया है, इसलिए स्लैक बस को बोला जाता है रेफरेंस बस भी। इसलिए स्लैक बस को क्या बोलते हैं? रेफरेंस बस। तो स्लैक बस को ही बोला जाता है रेफरेंस बस पावर सिस्टम के अंदर। तो स्लैक बस पे नॉन वेरिएबल होते हैं V एंड डेल्टा। इस बस को इसलिए बोलते हैं V डेल्टा बस भी, स्लैक बस को। Q एंड P क्या होता है यहाँ? अननोन। नॉन वेरिएबल कौन होता है स्लैक बस पे? V एंड डेल्टा। तो हम जो अननोन लेंगे, जो रेफरेंस मानेंगे डेल्टा एंगल, वो किसको माना जाएगा? स्लैक बस के एंगल को। इसलिए स्लैक बस को रेफरेंस बस भी बोलते हैं। दूसरा नाम होता है स्लैक बस का रेफरेंस बस। देखिए ये ठीक वैसा ही है कंडीशन जैसे नेटवर्क में होती है कंडीशन। क्या? पावर सिस्टम में हम बस उसे बोलते हैं जो नेटवर्क में नोड होता है। नेटवर्क में जो नोड होता है वो पावर सिस्टम में बस होता है।
तो पूरे पावर सिस्टम में कम से कम एक बस कौन सी होती है? रेफरेंस बस और सिलेक्ट बस। और यही बात हम नेटवर्क में भी बोलते हैं। नेटवर्क में कई सारे नोड हैं किसी सर्किट के अंदर, तो कम से कम एक नोड नेटवर्क में हम कौन सा लेते हैं? रेफरेंस नोड, दैट इज जिसको बोलते हैं डेटम नोड, जो ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है, जो ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है। ठीक उसी तरीके से पावर सिस्टम, लार्ज पावर सिस्टम, कई सारे बसेस हैं, तो एक बस कम से कम कौन सा होगा उसमें से? सिलेक्ट बस, दैट इज रेफरेंस बस, वो मस्ट है होना। जैसे एक रेफरेंस नोड होनी जरूरी होती है सिस्टम के अंदर, ऐसे ही होना चाहिए एक रेफरेंस बस पावर सिस्टम में, और वो क्या होता है? सिलेक्ट बस। और ये सिलेक्ट बस कौन सी बस होती है? वन ऑफ द जनरेटर बस। कई सारे जनरेटर बस हैं सिस्टम के अंदर, उन कई सारे जनरेटिंग बस में से एक बस होगा सिलेक्ट बस। जनरली कौन सा? लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन पे जो बस है, लार्जेस्ट जनरेटर बस है, जनरली वो कंसीडर किया जाएगा रेफरेंस बस, दैट इज सिलेक्ट बस। बताइए क्लियर है ये सिलेक्ट बस का कॉन्सेप्ट? सिलेक्ट बस का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब देखिए क्यों नेटवर्क में हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि कम से कम एक नोड रेफरेंस नोड होना चाहिए सर्किट के अंदर। अगर नहीं होगा तो क्या है प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि ये दो सोर्स हैं, ये दो सोर्स हैं, सपोज ये है 8 वोल्ट का, ये है 3 वोल्ट का। आपसे ये पूछा जा रहा है इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट कितना आएगा? ये वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, वी नॉट कितना होगा ये? तो कितना होगा? क्या बताएंगे इसका वैल्यू? इसका वैल्यू कितना आएगा? क्या बोलेंगे यहां पर वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है क्या बोलेंगे यहां पर? बताइए। अगर ये बोला जा रहा है आपसे कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है, तो क्या बताओगे कितना है? 5 वोल्ट सर। 5 वोल्ट? नो, 5 वोल्ट अभी बता ही नहीं सकते ना। देखिए क्यों, हमें यह पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इन दोनों का डिफरेंस 8 वोल्ट है, इन दो पॉइंट्स का। ऐसे ही इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस क्या है? 3 वोल्ट। अब इन दो पॉइंट का डिफरेंस कितना होगा ये तब तक नहीं बता सकते जब तक एग्जैक्टली ये ना पता चल जाए कि इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है और इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है। इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, ये तो तब पता चलेगा जब इन पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, क्योंकि हमें तो दो पॉइंट का डिफरेंस पता है, वोल्टेज वोल्टेज डिफरेंस पता है इन दोनों का। अगर इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है तो पहले ये पता हो ना कितना है, ये कितना है, तब ये पता होगा। तो ये तो पता ही नहीं है हमें कितना है, तो क्या करते हैं इसके लिए? आइदर वर्चुअली ग्राउंड या तो दिखाओ इसको, या ये ऐसे कनेक्टेड होने चाहिए, वर्चुअली ग्राउंड या ये दोनों कॉमन पॉइंट कॉमनली कनेक्ट होगा, क्योंकि ये ग्राउंड और ये ग्राउंड कॉमन ही होगा कहीं ना। तो या तो ऐसे दिखा देते हैं कॉमनली कनेक्ट, ग्राउंड से कनेक्ट है, कॉमन पॉइंट होना जरूरी है, दैट इज ए ग्राउंड, ये 0 वोल्ट पे है। अगर ये 0 वोल्ट है तो यहां भी 0 वोल्ट है, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, ये कनेक्टेड है ये तो। अब ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट, 0 वोल्ट का मतलब ये कौन सा पॉइंट है? रेफरेंस ग्राउंड पोटेंशियल वाला पॉइंट। तो जब तक कॉमन पॉइंट अवेलेबल ना हो, जब तक एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस नोड अवेलेबल नहीं होगा, तब तक हम पोटेंशियल नहीं बता सकते पर्टिकुलर नोड पे, पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ अब पता चल जाएगा, ये 0 है और ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट का 8 है, तो ये वोल्टेज अब पता चल गया इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कितना वोल्टेज है? 8 वोल्ट है, क्योंकि ये डिफरेंस है 8 वोल्ट और ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ कितना आएगा? 8 वोल्ट। ये डिफरेंस 3 है, ये 0 है, तो यहाँ वोल्टेज कितना आएगा? 3 वोल्ट। अब बता सकते हैं 8 - 3 5 वोल्ट। तो रेफरेंस होना जरूरी है, रेफरेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। क्लियर है? ग्राउंड पोटेंशियल पे एक नोड कंसीडर करते हैं, दैट इज वो होता है डेटम नोड और रेफरेंस नोड, नेटवर्क में बोलते हैं ना। ऐसे ही पावर सिस्टम में एक रेफरेंस बस होनी जरूरी है, दैट इज स्लैक बस और रेफरेंस बस, और इसका एक नाम और है स्विंग बस। अभी देखेंगे क्यों बोलते हैं इसको स्विंग बस। क्लियर है? ऐसे ही अभी देखेंगे आगे, वो तो फॉल्ट में डिस्कस करेंगे, फॉल्ट के टाइम। ग्राउंडिंग और अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है?
क्यों होना जरूरी है ग्राउंडिंग और अर्थिंग? हम किसी सब स्टेशन पर जहां ट्रांसफार्मर या जनरेटर रखते हैं वहां कंक्रीट क्यों रख दिया जाता है? कंक्रीट क्यों पड़ा होता है वहां? स्टोन क्यों रखे होते हैं उधर? उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो क्यों रखा जाता है? तो ये सब अभी डिस्कस करेंगे फॉल्ट एनालिसिस जब स्टार्ट करेंगे, तब देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या होता है, ग्राउंडिंग अर्थिंग क्यों होनी जरूरी होती है किसी मशीन की। तो इसमें लिखिए, क्लियर है ना? ये लिख लिया था। स्लैक बस इज ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस बस, लिख लिया था ये। स्लैक बस इज ऑल्सो कॉल्ड ए रेफरेंस बस। अब देखिए, इसका एक और नाम होता है स्विंग बस। क्या मतलब होता है स्विंग बस का? स्विंग बस मींस सपोज ए पर्टिकुलर पावर सिस्टम, 4 बस पावर सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि एक 4 बस का पावर सिस्टम है। फर्स्ट बस, सेकंड बस, थर्ड बस, फोर्थ बस। ये सपोज इस लोड की डिमांड है 40 मेगावाट, इस लोड का डिमांड है सपोज 80 मेगावाट, टोटल डिमांड क्या है 120। इसमें से सपोज ये है 30 या 40 मेगावाट है सपोज, ये इसकी कैपेसिटी है 40 मेगावाट जनरेट कर सकता है। इसका कैपेसिटी कितना है 80 मेगावाट प्लस लॉसेस। लाइन में जैसे लॉस हो रहा है तो वो कहां एडजस्टमेंट किया जाएगा? लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन। जनरली ऐसा नहीं है कि यहीं पर हो सकता है PL/2 हियर, PL/2 हियर, PL/3, PL/3, PL/3 तीन जगह डिवाइड हो जाए, ये भी हो सकता है। तो वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन पे एडजस्टमेंट किया जाता है। ये है कंडीशन। अब देखिए, सिस्टम में अगर कहीं भी पावर स्विंग हो, वेरिएशन इन द पावर आ जाए, जैसे देखिए ये ट्रांसमिशन लॉस की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लॉस चेंज हो रहे हैं, लॉसेस कहीं चेंज हो रहे हैं, लॉसेस चेंज होगा तो वो एडजस्टमेंट कहां किया जाएगा? जनरेटर बस का पावर एडजस्टमेंट होगा। पावर एडजस्टमेंट कहां किया जाएगा? जनरेटर बस पे। वन ऑफ द जनरेटर बस पावर पी वो एडजस्ट की जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ PL/2 हो, ये भी PL/2 हो, तो PL चेंज होगा तो इसकी भी पावर चेंज होगी, इसकी भी पावर चेंज होगी। लेकिन जनरली ट्रांसमिशन लॉस एडजस्ट कहां किया जा रहा है? लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन पे, तो फिर इसका पावर एडजस्ट किया जाएगा। और ये लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है? लार्जेस्ट जनरेटर बस जो है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? स्लैक बस। तो इसकी पावर एडजस्टमेंट की जा रही है, इसका पावर स्विंग हो रहा है। कब? जब ट्रांसमिशन लॉस चेंज हुआ। स्विंग का मतलब वेरिएशन इन द पावर। पावर स्विंग का मतलब क्या होता है? वेरिएशन इन द पावर। ठीक है, PL चेंज हुआ तो यहां एडजस्टमेंट किया। अब सपोज जरूरी नहीं है कि लॉस PL ही चेंज हो तब एडजस्टमेंट हो, यह भी हो सकता है कि इस लोड की डिमांड चेंज हो रही है, यहां वेरिएशन आ जाए, ये 40 की जगह 35 मेगावाट हो जाए, 5 मेगावाट का डिक्रीमेंट, तो इसकी पावर एडजस्ट की जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये 40 से 35 हुआ तो ये 75 प्लस PL पावर एडजस्टमेंट किया जा रहा है इस जनरेटर बस का। सपोज ये 80 से बढ़कर 85 मेगावाट हो गया, या ये 90 मेगावाट हो गया, सपोज ये 90 मेगावाट हो गई, तो पावर वेरिएशन, पावर स्विंग कहां किया जाएगा? लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन। इसको 85 प्लस PL लिया जाएगा। तो पूरे पावर सिस्टम में कहीं भी पावर स्विंग हो, दैट इज वेरिएशन इन द पावर आ रहा है, कहीं भी सिस्टम में पावर एडजस्टमेंट कहां किया जा रहा है? एट द लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन। वन ऑफ द जनरेटर बस का पावर वो एडजस्ट किया जा रहा है। जनरली लार्जेस्ट जनरेटर बस की पावर क्या की जा रही है? एडजस्ट। पूरे पावर सिस्टम में कहीं भी पावर स्विंग हो रहा है, कहीं भी पावर में वेरिएशन आ रहा है, पावर एडजस्टमेंट कहां किया जा रहा है? जनरली एट द लार्जेस्ट जनरेटिंग स्टेशन। एट द लार्जेस्ट जनरेटर बस का पावर एडजस्ट किया जा रहा है, और इस लार्जेस्ट जनरेटर बस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? दैट इज स्लैक बस। तो पावर में वेरिएशन दैट इज स्विंग, पावर स्विंग अगर कहीं भी सिस्टम में हो रहा है तो पावर एडजस्टमेंट किसकी की जाती है?
स्लैक बस की। स्लैक बस क्या है? वन ऑफ द जनरेटर बस। कौन सा जनरेटर बस? जनरली लार्जेस्ट जनरेटर बस इज टेकन एज ए स्लैक बस। तो किसकी पावर एडजस्ट की जा रही है? स्लैक बस की पावर एडजस्ट की जा रही है। तो पावर स्विंग कहां आ रहा है? स्लैक बस पे। पूरे सिस्टम में कहीं भी पावर में वेरिएशन आ रहा है, या बोलते हैं उसको पावर में स्विंग हो रहा है, पावर स्विंग हो रहा है, तो वो पावर स्विंग एडजस्टमेंट कहां किया जाता है? स्लैक बस पे। इसलिए स्लैक बस का एक और नाम क्या होता है? स्विंग बस। इसलिए स्लैक बस का नाम और क्या है? स्विंग बस। तो स्लैक बस को हम रेफरेंस बस भी बोलते हैं और स्विंग बस भी बोलते हैं। स्लैक बस और रेफरेंस बस और स्विंग बस, ये सब नाम होते हैं इसके। स्लैक बस, रेफरेंस बस और स्विंग बस। क्लियर है? लिखना इसको। स्विंग बस का मीनिंग क्या है? स्विंग बस एक तरीके से स्लैक बस है। तो लिखिए स्विंग बस मींस, स्विंग बस क्या है? राइट डाउन, लिखिए। स्विंग बस मींस द स्लैक बस पावर, the slack bus power, the slack bus power will be adjusted according, the slack bus power will be adjusted according to any power swing, the slack bus power will be adjusted, slack bus power will be adjusted according to any power swing, according to any power swing in the system, according to any power swing in the system, according to any power swing in the system। तो इसलिए स्लैक बस का नाम होता है स्विंग बस। अब देखिए इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कैसे बनता है बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, क्या मीनिंग होता है पावर इंजेक्ट, कैसे कैलकुलेशन हम करेंगे इसका, वो सब देखते हैं हम जरा। यहां तक बताइए क्लियर है कॉन्सेप्ट? कैसे आता है स्लैक बस, क्यों पीबी बस, पीक्यू बस, क्यों क्यू डेल्टा बस नहीं होता सिस्टम में, ये सब क्लियर है ना? कौन से बस पॉसिबल है, बन सकते हैं? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना ये? हटा दूं, नोट कर लिया ये सब? सपोज ए पर्टिकुलर जनरेटर बस, ये एक जनरेटर बस है, ये ट्रांसमिशन लाइन, ये सेल्फ लोड कनेक्टेड है जनरेटर बस पे। ये क्या है? कोई लोड डिमांड है, सेल्फ लोड डिमांड एस डी, कॉम्प्लेक्स पावर डिमांड जो होगी, सेल्फ लोड डिमांड। जहां जनरेटिंग स्टेशन है वहीं लोड है, इसको बोलते हैं सेल्फ लोड डिमांड। तो यहां से पावर होगी जनरेट, कॉम्प्लेक्स पावर जनरेट, उसमें से ये है सेल्फ लोड डिमांड। जनरेट पावर में से अगर डिमांड को माइनस करते हैं, जनरेटेड पावर माइनस डिमांड करते हैं, तो पावर कौन सी मिलती है? इंजेक्ट पावर इनटू द लाइन। बस से लाइन में जो पावर जाता है उसको बोलते हैं पावर इंजेक्टेड, पावर इंजेक्टेड फ्रॉम बस टू लाइन। तो इंजेक्ट पावर लाइन में क्या जा रहा है? एस इज इक्वल टू एस जी माइनस एस डी, ये होगा पावर इंजेक्ट। तो लिखना है इधर, इसमें लिखिए कॉम्प्लेक्स पावर जनरेटेड, complex power generated complex power generated as J equal to
Pg plus JQG complex power generated SG equal to Pg plus JQG, फिर लिखना complex power demand SD equal to PD plus JQD, complex power demand SD equal to PD plus JQD, PD plus JQD. Now complex power ऐसे लिखिए, complex power injected to the transmission line, ये है ट्रांसमिशन लाइन, कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड टू द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम बस, बस से लाइन में कितना आ रहा है, इंजेक्टेड टू द ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम बस, तो क्या लिखते हैं, S इक्वल टू SG माइनस SD, ये S है सपोज P प्लस JQ कॉम्प्लेक्स पावर, SG क्या है PG प्लस JQG माइनस SD क्या है PD प्लस JQD। जो गॉस सीडल वगैरह के न्यूमेरिकल आते हैं उसमें यही यूज करते हैं हम, इंजेक्ट पावर। तो ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। P इज इक्वल टू, कंपेयर कराओ रियल इमेजिनरी पार्ट, तो P कितना आ जाएगा, इंजेक्ट पावर लाइन में कितनी आ रही है, जनरेटेड माइनस डिमांड, PG माइनस PD, इंजेक्ट पावर Q कितना आ जाएगा लाइन में, QG माइनस QD। तो सिंपल सी बात है, इंजेक्ट पावर का मीनिंग क्या है, इंजेक्ट पावर लाइन में कितना जा रहा है, मतलब बस से लाइन में पावर इंजेक्ट कितनी हुई, कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड टू द लाइन फ्रॉम बस, तो ये लिखा है उसको। ये क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए पर्टिकुलर पावर सिस्टम, इसमें देखो जैसे ये सिंपलेस्ट पावर सिस्टम हमने कंसिडर किया, सेंडिंग एंड, ट्रांसमिशन लाइन, रिसीविंग एंड, ये है सेंडिंग एंड, ये है रिसीविंग एंड। सेंडिंग एंड पे कॉम्प्लेक्स पावर एट सेंडिंग एंड, ये है SS, और सेंडिंग एंड वाला जो बस है उससे लाइन में कितना पावर इंजेक्ट हो रहा है, लाइन में पावर इंजेक्ट हुआ सपोज ये S1, पावर इंजेक्टेड टू द लाइन फ्रॉम बस, तो सेंडिंग एंड वाले बस से लाइन में पावर गया वो कितना है S1। तो जैसे SS की वैल्यू है PS प्लस JQS, और सपोज इंजेक्ट पावर है P1 प्लस JQ1, तो क्या लिखूंगा बताओ, P1 को PS के इक्वल, पावर इंजेक्ट इनटू द लाइन, P1 इज इक्वल टू PS, रियल पार्ट कंपेयर कराएं, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कराएंगे तो Q1 इज इक्वल टू QS। यहां क्या लिख रहे हैं, SS इक्वल टू S1, ये है ना मीनिंग। ऐसे ही रिसीविंग एंड पे जो पावर है वो है PR, और लोड में जो पावर जा रहा है, पावर जो लोड में जा रहा है वो है सपोज, ऐसे लिखिए इसको S के फॉर्म में, ये है पावर सपोज SR, रिसीविंग एंड से कॉम्प्लेक्स पावर, और पावर इंजेक्ट कितना होगा, जैसे रिसीविंग एंड पे कॉम्प्लेक्स पावर है वो SR है, लेकिन अगर बोला जाए इंजेक्ट पावर कितना है, रिसीविंग एंड से इंजेक्ट पावर कितनी है, मतलब पावर इंजेक्टेड लाइन में कितना है, रिसीविंग एंड से लाइन में, ये रहा रिसीविंग एंड वाला बस से लाइन में कितना आएगा पावर, तो ये लिखेंगे S2, सपोज ये पावर है S2, बस से लाइन में इंजेक्ट पावर क्या है, रिसीविंग एंड वाले बस से लाइन में कितना आएगा, तो क्या बोलेंगे उसको, S2। सपोज S2 है P2 प्लस JQ2, SR है PR प्लस JQR, तो यहां पर क्या है कंडीशन, SR इज इक्वल टू माइनस S2, या S2 इक्वल टू माइनस SR, S2 है P2 प्लस JQ2 माइनस PR माइनस JQR, तो पावर इंजेक्ट रिसीविंग एंड पे कितना होगा लाइन में, P2 इक्वल टू माइनस PR एंड Q2 इक्वल टू माइनस QR, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। मतलब ये है जैसे सपोज ये 5 मेगावाट पावर लोड में जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है, लेकिन रिसीविंग एंड से लाइन में पावर इंजेक्ट अगर लिखेंगे तो वो क्या लिखना होगा हमें, माइनस का 5 मेगावाट, ये मीनिंग है, वो पावर क्या लिखनी होगी हमें, माइनस का 5 मेगावाट, ये मीनिंग है। पावर इंजेक्ट बस से लाइन में, उसको बोल रहे हैं इंजेक्ट पावर, ये कई जगह न्यूमेरिकल में यूज होंगे, ये सब कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। क्लियर है, ये क्लियर है ना। हेलो हेलो
निकल गए क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर। हाँ, तो अब इसमें बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होगा वो देखते हैं, लेकिन आज इतनी ही हो पाएगी क्लास, अभी हॉस्पिटल जाना है जरूरी। तो आप लोग इवनिंग में या तो कर सकते हैं क्लास आज, इवनिंग में कर सकते हो क्या क्लास? इवनिंग में क्या कोई और सब्जेक्ट चल रहा है? यस सर। कौन सा? एनालॉग सर। अच्छा अच्छा, कितने बजे से रहता है? 6 बजे सर। चलिए फिर तो कल ही करेंगे फिर आगे, कल यस। थोड़ा लंबा खींचेंगे क्लास को, ठीक है? सेम टाइम पे ही होगा, आप लोग 8 बजे डॉट 8 बजे कनेक्ट हो जाया करो, लेट मत हुआ करो। यस सर। अब तो कहीं जाने की जरूरत तो रहती नहीं है, घर से ही होना होता है, तो उसमें भी लेट कैसे हो जाते हैं, ठीक है? चलिए कल करते हैं फिर, आज तो अभी जाना है, इतना ही करेंगे, ठीक है? क्लोज कर रहा हूँ, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।